हेलो एवरीवन। चलो बच्चे हेडिंग सब लिखो। ब्रांच ऑडिट सिंपल सा छोटा सा सेक्शन है बेटा। सेक्शन 143 सब सेक्शन 8। बेटा एक काम करो, सबसे पहले छोटा सा सेक्शन है देखो बेटा, इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला है ब्रांच सिचुएटेड। पहला लिखो ब्रांच सिचुएटेड इन इंडिया, और दूसरा ब्रांच सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। लिख लो बेटा, ब्रांच सिचुएटेड इन इंडिया और ब्रांच सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। बेटा एक बात याद रखना, अगर कंपनी की बेटा कोई ब्रांच, अगर कंपनी की कोई ब्रांच इंडिया में सिचुएटेड है ना बेटा, तो कंपनी का ऑडिटर ही, कंपनी का ऑडिटर ही बेटा ब्रांच का ऑडिटर होता है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। मेरी बात सुनना, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ब्रांच का ऑडिटर जनरली जो कंपनी का ऑडिटर होता है ना, वही ब्रांच का ऑडिटर होता है, चाहे ब्रांच इंडिया में सिचुएटेड हो या ब्रांच आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड हो। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में कंपनी का ऑडिटर ही कंपनी की ब्रांच का ऑडिटर होता है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। या फिर या फिर या बेटा हो सकता है, हो सकता है कि ब्रांच ने ना, ब्रांच ने, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, या हो सकता है ब्रांच ने अपना एक और ऑडिटर क्या कर रखा हो, अपॉइंट एनी अदर ऑडिटर। बस याद रखना, अगर कोई और ऑडिटर अपॉइंट किया है ब्रांच ने, तो याद रखना ही मस्ट बी क्वालिफाइड। वो क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट होना चाहिए, यानी सिंपल वर्ड्स में बेटा डिसक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 141। ठीक है बेटा, तो याद रखना मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में तो कंपनी का ऑडिटर ही ब्रांच ऑडिटर होता है, लेकिन ब्रांच अगर चाहे तो कोई और ऑडिटर भी अपॉइंट कर सकती है जो क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 141। अच्छा, अगर ब्रांच आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है बेटा, तो उस केस में कंपनी का ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर हो सकता है, या फिर एनी अदर ऑडिटर, या हो सकता है ब्रांच अपना कोई और ऑडिटर अपॉइंट करे जो क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट हो, जो क्या हो, क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट। बट यहां पर चेंज है बेटा, जो क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट हो इन अकॉर्डेंस विद, इन अकॉर्डेंस विद, he must be qualified for appointment in accordance with laws prevailing in that country। बेटा उस कंट्री के लॉस के हिसाब से ही मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट, ना कि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। तो याद रखना बेटा, जो ये वाला ऑडिटर है ना, ये वाला ऑडिटर, he must be qualified for appointment in accordance with the provisions of section 141। और ये वाला जो ऑडिटर है फॉर ब्रांच सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, ही मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ प्रिवेलिंग इन दैट कंट्री। कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं, उन लॉस के हिसाब से जो उस कंट्री में क्या करते हैं बेटा, एग्जिस्ट। पॉइंट क्लियर हुआ? कॉपी कर लो बेटा इसे, फिर आगे चलते हैं। बेटा अब मैं एक बात और बताता हूं, वैसे मैंने आपको बताई हुई है, सुनो बेटा, अगर तो कंपनी ऑडिटर ही ब्रांच का ऑडिटर है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब है जब कंपनी का ऑडिटर कोई और है और ब्रांच का ऑडिटर
कोई और है। दिक्कत बेटा थोड़ी सी तब आती है, याद करो मैंने इसमें क्या बताया था बेटा आपको कि ये जो ब्रांच ऑडिटर है ना, ये बताओ बेटा ब्रांच का क्या कंडक्ट करेगा। ये ब्रांच का कंडक्ट करेगा ऑडिट, ठीक है। फिर ये ऑडिटर क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट, अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको भेजेगा बेटा, कंपनी ऑडिटर को। और कंपनी ऑडिटर उसकी ऑडिट रिपोर्ट को, मतलब ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट को, branch audit report will be incorporated, will be incorporated in company auditor's report, in company auditor's report, ठीक है ना बेटा। तो ब्रांच ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट कंपनी ऑडिटर को भेजेगा और कंपनी ऑडिटर ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्या करेगा, इनकॉर्पोरेट करेगा बेटा, ठीक है ना। चलो बच्चे कॉपी कर लो इससे, फिर एक और करते हैं सेक्शन, छोटा सा सेक्शन बेटा। चलो करें, आ जाओ बेटा एक और अगला सेक्शन, ऑडिटर टू कंप्लाई विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। बेटा ये याद आएगा आपको, ये भी हमने किया हुआ है, ऑडिटर टू कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सेक्शन 143 सबसेक्शन 9 एंड 10, याद आएगा बेटा आपको। सुनो मेरी बात, एक है आईसीआई, एक है आईसीआई, एक है एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, करवाया हुआ बेटा मैंने आपको, और तीसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बेटा याद रखना, आईसीएआई, आईसीएआई नफरा को यानी एनएफआरए को रेकमेंड करती है बेटा, क्या रेकमेंड करती है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना जो आजकल हम पढ़ रहे हैं बेटा, वैसे ही आप ग्रुप 2 में ना ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी पढ़ोगे, मतलब ऑडिटिंग कैसे करी जानी है उसके लिए बेटा कुछ स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। तो आईसीएआई बताओ नफरा को क्या रिकमेंड करेगा, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। नफरा, नफरा अपनी खुद की रिकमेंडेशंस दे सकता है, may make its own recommendations, may make its own recommendations। हो सकता है नफरा अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दे, कोई चेंजेस बताए। पॉइंट बताओ क्लियर हुआ। और फिर बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है बेटा अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो याद रखना इनिशियली ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फ्रेम कौन करता है बेटा, आईसीएआई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फ्रेम करता है, वो आगे रिकमेंडेशन के लिए नफरा को भेजता है, नफरा चाहे तो उसमें अपनी रिकमेंडेशंस ऐड कर सकता है और वो आगे फॉरवर्ड कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनली फाइनली उन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को बेटा क्या कर देगी, प्रिस्क्राइब कर देगी। ठीक है, इसमें एक बात मैं और बता दूं, until until auditing standards, until auditing standards are prescribed, until auditing standards are prescribed by central government, auditing standards prescribed by ICAI shall be deemed, shall be deemed to be ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो पता है गवर्नमेंट ने बेटा क्या कहा, जब तक
सेंट्रल गवर्नमेंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब नहीं कर देती ना, तब तक आईसीएआई ने जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फ्रेम करे हैं उन्हीं को ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स माना जाएगा। ये तब तक होगा जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब नहीं कर देती। लो बेटा कॉपी कर लो, सिंपल सा सेक्शन था। फिर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बेटा शुरू करवा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात समझनी है। इंपॉर्टेंट एक सेक्शन करेंगे बेटा। चलो बेटा, इंपॉर्टेंट सेक्शन है रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय ऑडिटर। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय ऑडिटर, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय ऑडिटर, ध्यान से जरा जरा सुनना, इंपॉर्टेंट केस है। इसको बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड करना। बेटा पहला केस है फ्रॉड, फ्रॉड लेस देन 1 करोड़, और दूसरा केस है फ्रॉड मोर देन इक्वल टू 1 करोड़। कॉपी करो बेटा। फ्रॉड अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो क्या होगा, अगर 1 करोड़ से कम है तो क्या होगा। चलो बेटा करना शुरू करते हैं। पहले अगर फ्रॉड 1 करोड़ से कम है बेटा, ध्यान से जरा सुनना है बेटा। अगर फ्रॉड 1 करोड़ से कम का है, अब सुनो हुआ क्या बेटा। ऑडिटर जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन कर रहा था ना बेटा, तो ऑडिटर को पता चला कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई फ्रॉड है, लेकिन जो फ्रॉड का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब 1 करोड़ से कम कम रुपए का फ्रॉड है। तो उस केस में बेटा सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 क्या कहता है कि अगर ऑडिटर की नॉलेज में कोई फ्रॉड आता है जो 1 करोड़ से कम का है, तो ऑडिटर की ड्यूटी बनती है कि वो, पहला पॉइंट लिखना, उस फ्रॉड के बारे में रिपोर्टिंग करे, मतलब उस फ्रॉड की जानकारी दे, किसको, ऑडिट कमिटी को, और अगर ऑडिट कमिटी नहीं है तो बेटा बोर्ड को। बात समझ आई। तो अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से कम है तो ऑडिटर का यह फर्ज बनता है कि वो उस फ्रॉड की जानकारी दे ऑडिट कमिटी को, और अगर ऑडिट कमिटी नहीं है तो बोर्ड को। बेटा क्या क्या बताना है रिपोर्ट में, क्या क्या बताना है। नेचर ऑफ फ्रॉड, किस तरह का फ्रॉड है, कितने अमाउंट का फ्रॉड है, ठीक है, और कौन कौन सी पार्टीज उसे लगता है इस फ्रॉड में क्या है इन्वॉल्व। तो 3 सिंपल सी बातें उसे बतानी है ऑडिट कमिटी या बोर्ड को। किस तरह का फ्रॉड है, कितने रुपए का फ्रॉड है, और कौन कौन सी पार्टीज इस फ्रॉड में इन्वॉल्व है, ठीक है। और बेटा सेकेंड स्टेप क्या आता है, बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड क्या करेगा, इस फ्रॉड को डिस्क्लोज कर देगा। बोर्ड क्या करेगा, इस फ्रॉड को डिस्क्लोज कर देगा, किसमें, अपनी बोर्ड रिपोर्ट में। वो अंडर सेक्शन 134 बनाते हो ना, तो बोर्ड इस फ्रॉड को डिस्क्लोज कर देगा अपनी बोर्ड रिपोर्ट में। और वो क्या क्या बातें डिस्क्लोज करेगा, वो 4 बातें डिस्क्लोज करेगा। पहली 3 तो वही है, किस तरह का फ्रॉड है, कितने रुपए का फ्रॉड है, कौन कौन सी पार्टीज फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं, और फोर्थ वो एक और बात बताएगा, रेमेडियल एक्शंस टेकन, हमने
क्या एक्शंस लिए, ये 4 बातें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। किसमें? बोर्ड रिपोर्ट में उसे ये 4 बातें क्या करनी पड़ेंगी? डिस्क्लोज। तो बेटा बस 2 सिंपल सी बातें हैं। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामिन करते समय ऑडिटर के सामने कोई फ्रॉड आया जो कि 1 करोड़ से कम का है, तो वो उस फ्रॉड की जानकारी देगा बेटा ऑडिट कमेटी को। अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड को जानकारी देगा। ठीक है, 3 बातों की जानकारी, किस तरह का फ्रॉड है, कितने रुपए का फ्रॉड है, कौन कौन फ्रॉड में शामिल है, और बोर्ड उस फ्रॉड का डिस्क्लोजर देगा अपनी बोर्ड रिपोर्ट में। 4 बातें बताएगा, पहली 3 तो वही है, और चौथी क्या रेमेडियल एक्शंस लिए गए। कॉपी करो बेटा। ये है अगर फ्रॉड 1 करोड़ से कम का है। अच्छा अब सुनना बेटा, व्हाट इफ अगर बेटा फ्रॉड 1 करोड़ से ज्यादा का है। इसमें बेटा थोड़ा सा ना ध्यान से जरा चलना है। अगर फ्रॉड 1 करोड़ से ज्यादा का है, चलो बेटा स्टेप्स लिखोगे आप मेरे साथ साथ। सबसे पहला स्टेप, ऑडिटर ऑडिटर इस फ्रॉड की रिपोर्टिंग करेगा। किसको? वही सेम बेटा, ऑडिट कमिटी को या फिर बोर्ड को। ठीक है, कितने दिनों में? 2 दिनों के अंदर अंदर। फ्रॉड मिलने के 2 दिनों के अंदर अंदर वो इस फ्रॉड की जानकारी देगा। किसको? ऑडिट कमिटी या बोर्ड को। कौन सी चीजों की जानकारी देगा? वही 3, नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट ऑफ फ्रॉड, पार्टीज इन्वॉल्व इन फ्रॉड। पॉइंट बताओ, ये क्लियर हुआ बेटा? अब सुनो, सेकंड स्टेप ध्यान से देखना है बेटा। अब ऑडिट कमिटी या बोर्ड बेटा अपना रिप्लाई देगा 45 दिनों के अंदर अंदर ऑडिटर को। तो ऑडिट कमिटी या बोर्ड 45 डेज के अंदर अपना रिप्लाई देगा ऑडिटर को। लिखो बेटा, ऑडिट कमिटी या बोर्ड 45 दिनों के अंदर अंदर बेटा अपना रिप्लाई देगा। किसको? ऑडिटर को। पॉइंट बताओ बेटा, क्लियर हुआ सबको? अच्छा अब मेरी बात जरा सुनना। थर्ड स्टेप, ध्यान से बेटा। अब बेटा थर्ड स्टेप पता क्या है? थर्ड स्टेप क्या है? अब बेटा थर्ड स्टेप है, सुनो ध्यान से बेटा, ध्यान से। अब बेटा यहां पर ना 2 बातें हो सकती हैं। सुनो, 2 बातें हो सकती है। कौन कौन सी 2 बातें? रिप्लाई, उसे रिप्लाई मिला या उसे रिप्लाई नहीं मिला, रिप्लाई नॉट रिसीव्ड। तो ऑडिट कमिटी या बोर्ड ने उसको रिप्लाई दिया या उसको रिप्लाई नहीं दिया। ठीक है, अच्छा अगर तो ऑडिट कमिटी और बोर्ड ने उसको रिप्लाई दिया तो रिप्लाई मिलने के 15 दिनों के अंदर अंदर, विद इन 15 डेज। बेटा ये 15 डेज कहां से हैं? रिप्लाई मिलने के 15 दिनों के अंदर, विद इन 15 डेज। रिप्लाई मिलने के 15 दिनों के अंदर है। 45 डेज के बाद 15 दिन नहीं है बेटा, बात समझ के चलना। रिप्लाई देने के लिए मैक्सिमम 45 डेज थे। हो सकता है ऑडिट कमिटी और बोर्ड ने 1 हफ्ते में रिप्लाई दे दिया, तो 1 हफ्ते के बाद 15 दिन बेटा। तो 15 दिन है रिप्लाई मिलने के 15 दिनों के अंदर अंदर, ना कि 45 दिनों के अंदर। 45 दिनों के बाद जो 15 दिन आएंगे। बात समझ आई? तो 15 दिन काउंट कहां से करने हैं? जिस दिन रिप्लाई मिला है वहां से 15 डेज, ना कि 45 डेज के बाद 15 डेज। तो अगले 15 दिनों के अंदर अंदर वो इस फ्रॉड की जानकारी किसको देगा बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बेटा क्या क्या बातें बताएगा? वो बताएगा अपनी रिपोर्ट के बारे में बताएगा। मतलब कौन सा फ्रॉड था, कितने रुपए का फ्रॉड था, पार्टीज कौन कौन सी फ्रॉड में इन्वॉल्व थी, वो बताएगा। उसे ऑडिट कमिटी और बोर्ड का
क्या रिप्लाई मिला, उस रिप्लाई पे उसके कमेंट्स क्या हैं, ये सब बातें उसे बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट को बतानी पड़ेंगी। बात समझ आई? लिखो। पहले तो वो ये बताएगा अपनी रिपोर्ट के बारे में कि कौन सा फ्रॉड था, कितने रुपए का था, पार्टीज इन्वॉल्व क्या क्या थी। अच्छा, ऑडिट कमेटी और बोर्ड का रिप्लाई क्या आया है, उनके रिप्लाई पे ऑडिटर के कमेंट्स क्या क्या हैं। बात समझ आई बेटा? अच्छा, अब एक बात समझ के चलना, अब एक बात समझ के चलना, अगर उसे ऑडिट कमेटी या बोर्ड से रिप्लाई नहीं मिला, नहीं मिला, तो बेटा उस केस में मुझे अपने आप बताना, उस केस में वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग कब करेगा बेटा? अपने आप रिप्लाई नहीं मिला तो बेटा रिप्लाई के लिए आपको ना 45 डेज तो इंतजार करना ही पड़ेगा ना, क्या पता 45वें दिन आ जाए रिप्लाई। तो इसका मतलब उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आप रिपोर्टिंग 45 दिन से पहले तो कर ही नहीं सकते। तो आप रिपोर्टिंग कब करोगे? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 45 डेज। बेटा रिप्लाई के लिए तो रुकना ही पड़ेगा ना 45 दिन तक, तो 45 दिन तक आपको रुकना पड़ेगा, उसके बाद आप रिपोर्टिंग करोगे किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। बात समझ आई? और उस केस में बेटा आप सेंट्रल गवर्नमेंट को ना अपनी रिपोर्ट बताओगे कि कौन सा फ्रॉड था, कितने रुपए का था, नेचर ऑफ अमाउंट ऑफ फ्रॉड क्या था, पार्टीज इन्वॉल्व इन फ्रॉड क्या थी, ये बताना पड़ेगा आपको। अच्छा सुनना ध्यान से, ये नहीं आएगा, क्यों? रिप्लाई तो मिला ही नहीं ना। और बेटा ये भी नहीं आएगा, जब रिप्लाई ही नहीं मिला तो उस पे कमेंट्स कहां से आएंगे? बात समझ आई? बस आपको ना उस केस में यह बताना पड़ेगा कि हमने हमने ऑडिट कमेटी और बोर्ड को अपनी रिपोर्ट भेज दी थी, लेकिन उनकी तरफ से हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला है। मेरे ख्याल से बेटे बात सबको क्लियर हुई। पक्का कॉपी करो इसे, फिर आगे चलते हैं। कॉपी कर लो बेटा। समझ आया सबको? चलो, अब बेटा अब अभी मैं इसी पे हूं। अब मेरे को एक बात बताओ, तो आपको एक बात तो क्लियर हो गई ना, अगर फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ज्यादा का है तो रिपोर्टिंग बेटा किसको करी जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को करी जाती है। तो ऑडिटर ऑडिटर बेटा किसको रिपोर्टिंग कर रहा है? ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको भेज रहा है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेज रहा है ना। लिखो, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको भेज रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज रहा है। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बेटा किसको भेज रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज रहा है। अब उन्होंने ना कुछ बातें यहां पर कही हैं। उन्होंने कहा है ये जो रिपोर्ट भेजी जाएगी ना, ये जो रिपोर्ट भेजी जाएगी, पहली बात ये रिपोर्ट ऑडिटर के लेटर हेड पे होगी। ये रिपोर्ट ऑडिटर के लेटर हेड पे होगी। ये रिपोर्ट फॉर्म नंबर एडीटी 4 में होगी। ये रिपोर्ट फॉर्म नंबर एटीटी 4 में होगी। अच्छा, ये रिपोर्ट साइंड बाय ऑडिटर होगी और इस रिपोर्ट पे उसका मेंबरशिप नंबर क्लियरली मेंशन होना चाहिए। पॉइंट बताओ, क्लियर हुआ सबको? अच्छा, इसके अलावा जब आप रिपोर्ट बना लोगे ना तो उसे एक एनवेलप में डाल देना, एनवेलप को सील कर देना। एनवेलप के ऊपर एड्रेस किसका लिखोगे? टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सोच के बोलना बेटा, एड्रेस क्या लिखोगे? टू सेंट्रल गवर्नमेंट, नीचे इंडिया, ऐसे लिखोगे? नहीं बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई जगह थोड़ी ना है जहां पर जाके चिट्ठी डिलीवर हो जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट में किसके पास भेजनी है, बात समझो। एनवेलप के ऊपर टू सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा ना लिख दोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में किसके पास? तो एड्रेस आएगा टू द सेक्रेटरी। एनवेलप के ऊपर लिखोगे टू द सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ
कॉरपोरेट अफेयर्स, ठीक है। और ये चिट्ठी आपको भेजनी है, ये रिपोर्ट आपको भेजनी है बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, ठीक है, या फिर बाय स्पीड पोस्ट। बात बताओ बेटा, समझ आई? ठीक है। और बेटा लास्ट में ना एक ईमेल भी डाल देना कि हमने आपको रिपोर्ट भेज दी है, ठीक है। उसका एक कंफर्मेशन भी ईमेल आईडी में डाल देना, ठीक है। एक मेल भी डाल देना बेटा इस बात का। लो, ये आपका सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये खत्म हो गया। पॉइंट बताओ बेटा, समझ आया सबको? ठीक है, कॉपी कर लो। बाकी बेटा एक दो छोटी छोटी बातें हैं जो इसी सेक्शन से रिलेटेड है। एक ना सेक्शन है 143 सब सेक्शन 13, इसी से रिलेटेड, और वो कहता है नो लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर इफ रिपोर्टिंग इज डन इन गुड फेथ। तो बेटा एक बात याद रखना, अगर ऑडिटर ने पूरी ऑनेस्टी, पूरी सिंसेरिटी के साथ रिपोर्टिंग करी है ना, तो उसको लायबल नहीं ठहराया जाएगा, ठीक है। और एक सेक्शन और है बेटा, सेक्शन 143 सब सेक्शन 15, जो बेटा पनिशमेंट बताता है। और बेटा इस सेक्शन का अगर कॉन्ट्रावेंशन किया ना, तो बेटा पनिशमेंट है मिनिमम 1 लाख की, जो कि बेटा मैक्सिमम जा सकती है 25 लाख तक, जो कि मैक्सिमम जा सकती है 25 लाख तक। लो बेटा कॉपी करो। फ्रॉड का केस हमारा खत्म हो गया, इस पे बेटा क्वेश्चन कई बार आ जाता है। कॉपी कर लो, फिर एक सेक्शन बेटा आज और करेंगे। चलो करें एक और सेक्शन, आ जाओ बेटा। अब आओ मेरे साथ साथ एक सेक्शन और, सेक्शन 144। उतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, छोटा सा सेक्शन है। देखो सेक्शन की हेडिंग है ऑडिटर नॉट टू रेंडर, ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज। ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज। बेटा बेसिकली ना मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। बेसिकली पता है सेक्शन 144 वाज अ न्यू सेक्शन, दिस वाज अ न्यू सेक्शन which was introduced which was introduced by कंपनीज एक्ट 2013। तो ये एक नया सेक्शन था जो कंपनीज एक्ट 2013 ने इंट्रोड्यूस किया था। और बेसिकली बेटा ये सेक्शन जो कहता है ना, ये क्या कहता है कि जो ऑडिटर है ना, जो ऑडिटर है वो बेटा छोटे मोटे कामों के लिए नहीं बना, वो ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन वो नॉन ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो सेक्शन 144 साफ साफ कहता है कि जो ऑडिटर है वो ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, वो नॉन ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता। जैसे कौन कौन सी सर्विसेज वो नहीं कर सकता बेटा? अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। मतलब बताए बेटा क्या? वो अपने क्लाइंट की बुक्स मेंटेन नहीं करेगा। भैया तुम्हारा क्या काम है? बुक्स लिखना तुम्हारा काम है भैया। अगर बुक्स ही लिखना तुम्हारा काम है ना,
तो फिर अकाउंटेंट में और चार्टेड अकाउंटेंट में बेटा डिफरेंस क्या है? अकाउंटेंट का काम है बुक्स लिखना और चार्टेड अकाउंटेंट का काम है उन बुक्स का ऑडिट करना। चार्टेड अकाउंटेंट का काम किताबें लिखना नहीं है। अगर किताबें ही लिखनी थी तो चार्टेड अकाउंटेंसी करने की जरूरत क्या थी? तो यह तुम्हारा काम नहीं है। इसके अलावा इंटरनल ऑडिट, ये कुछ चीजें हैं जिनके लिए आपको सेक्शन 144 मना करता है, ठीक है। इसके अलावा डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा एक्चुरियल सर्विसेज, ये ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज नहीं है बेटा। इंश्योरेंस कंपनीज में होते हैं एक्चुरीज। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, ये आपका काम नहीं है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, ये नॉन ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज, इस तरह की सर्विसेज प्रोहिबिटेड हैं बेटा एक ऑडिटर के लिए। कंपनी के ऑडिटर के लिए इस तरह की सर्विसेज बच्चे प्रोहिबिटेड हैं। ये सर्विसेज आपकी प्रोहिबिटेड है बेटा। किन के लिए प्रोहिबिटेड है? ये जो कंपनी के ऑडिटर हैं उनके लिए बेटा प्रोहिबिटेड है। तो कंपनी का ऑडिटर कंपनी को ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो याद रखना, कंपनी का ऑडिटर कंपनी को ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा बेटा, ठीक है बेटा। कॉपी कर लो इसे। फिर एक छोटी सी बात बस आपको और बताता हूं। कंपनी का ऑडिटर कंपनी को ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा। बाकी बेटा एक लास्ट बात आपको और बताऊं, सुनो। ये देखो बेटा, बेटा कंपनीज एक्ट 2013 समवेयर यहां पर आया था बेटा। कंपनीज एक्ट 2013 समवेयर यहां पर आया था। अब मैंने आपको बताया था कि कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले सेक्शन 144 एग्जिस्ट नहीं करता था। मतलब इस तरह की कोई भी बात ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 नहीं कहता था। अब सुनो सुनो, अब अज्यूम करो किसी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट यहां पर हुआ है। मतलब ओल्ड कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट 1956 में किसी ऑडिटर का बेटा अपॉइंटमेंट हुआ है। किसी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हुआ है और वो कंपनी को अकाउंटिंग, बुक कीपिंग प्लस ऑडिट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ओल्ड कंपनीज एक्ट में आप कर सकते थे, न्यू कंपनीज एक्ट में आप नहीं कर सकते। तो वो कंपनी को अकाउंटिंग की सर्विस देता है, बुक कीपिंग की सर्विस देता है और ऑडिट की भी सर्विसेज देता है। बेटा ये तो वही बात हो गई ना। सुनो, वही किताबें लिख रहा है, वही किताबें लिख रहा है और वही पर्सन उस कंपनी का क्या कर रहा है? ऑडिट कर रहा है। पक्का? अब सुनो, अब कंपनीज एक्ट 2013 आया और इसने कहा ऐसा तो नहीं चलेगा, ऐसा तो नहीं चलेगा। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ही उस कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी लिखो और आप ही उस कंपनी का ऑडिट भी करो? ये तो बात जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन कंपनीज एक्ट 1956, इस ऑडिटर ने कहा भाई मेरा अपॉइंटमेंट कंपनीज एक्ट 1956 में हुआ है, तुम बोलने वाले मुझे होते कौन हो? भाई एक बार बताओ, कंपनीज एक्ट 1956 ने मुझे अपॉइंट किया है, तुम कंपनीज एक्ट 2013 हो, तुम किस हक से मुझे मना कर रहे हो? तो कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है बेटा
तुम्हारा माई बाप अब मैं ही हूं जिसने तुम्हारा अपॉइंटमेंट किया था ना कंपनीज एक्ट 1956। बेटा वो तो गया, वो तो नहीं आता अब तो मैं ही सब कुछ हूं। मैं तुम्हें ना, मैं तुम्हें, ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें एंड ऑफ, ध्यान से सुनना, एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का समय दे रहा हूं। कब तक का समय दे रहा हूं? हमारे आने के जिस साल में, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये जो कंपनीज एक्ट था 2013, ये अगस्त में आया था, अगस्त 2013 में। तो बताओगे फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 14 को एंड हो रहा है। इसका मतलब ये जो ऑडिटर है ना, ये वाली सर्विसेज सिर्फ 31 मार्च 2014 तक ही दे पाएगा। 1 अप्रैल 14 ऑनवर्ड्स आप अकाउंटिंग प्लस बुक कीपिंग की सर्विसेज नहीं दे पाओगे अगर आप उस कंपनी के क्या हो? ऑडिटर हो। तो आपको ना, आपको कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस को कंप्लाई करना पड़ेगा टिल एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 31 मार्च 14। तो इस डेट तक आपको बताओ कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस को कंप्लाई करना पड़ेगा। मतलब एक चीज चुन लो, या तो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग कर लो इस कंपनी की, जो कि तुम्हें करना शोभा नहीं देता है क्योंकि तुम एक चार्टेड अकाउंटेंट हो, या फिर इस कंपनी का क्या कर लो? ऑडिट कर लो। अब एक म्यान में दो तलवारें तो आ ही नहीं सकती, या तो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग की सर्विस दे दो इस कंपनी को, या फिर इस कंपनी को ऑडिट की सर्विस दे दो। यह फैसला कब तक लेना है बेटा? 31 मार्च 14 तक आपको यह फैसला लेना पड़ेगा। लो बच्चे कॉपी कर लो, आपका सेक्शन 144 आपका खत्म हो गया। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कॉपी कर लो बेटा। मेरे ख्याल से समझ आया बच्चे सबको। चलो बच्चे बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।